Hello everyone. So today we are going to start with Unit 2 Delhi Sultanate Consolidation and Expansion. हम लोग आज कवर करेंगे पूरे चैप्टर को इस लेक्चर में. So let's start with the video. Delhi Sultanate, which spanned from 1206 to 1526, represented a significant period in Indian history marked by political upheaval and cultural amalgamation. दिल्ली सल्तनत कब से कब तक स्पैन किया था? 1206 से लेके 1526 तक. इसके बीच में हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप का अपीवल जो था वो इंडियन हिस्ट्री में हम लोग सीन कर पाते हैं. या तो वो पॉलिटिकल, कल्चरल, सब्सटैंशियल, मिलिट्री होता है, सोशियो कल्चर होता है, बहुत सारे सोशल वेलफेयर्स भी किए जाते हैं रूलर्स के द्वारा. तो ये सब चीज़ हम लोग जो है वो देखते हैं इस दिल्ली सल्तनत के रूल के पीरियड में. एंड सब्सटैंशियल मिलिट्री कैंपेन्स, डिफरेंट मिलिट्री कैंपेन्स भी देखते हैं. एक रूलर दूसरे के टेरिटरी को कैसे कैप्चर करता है या कैसे अपने मिलिट्री पावर को स्ट्रेंथन करता है. द एस्टैब्लिशमेंट एंड consolidation and expansion of the Delhi Sultanate encompassed the ruler of 5 distinct dynasties: the Mamluk, the Slave dynasty, the Khilji dynasty, the Tughlaq dynasty, the Sayyid dynasty and the Lodi dynasty. हम लोग दिल्ली सल्तनत को जब स्टडी करेंगे तो मेनली 5 डिस्टिंक्ट डायनेस्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें कि मलमुक डायनेस्टी, जिसको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है, खिलजी डायनेस्टी कहा जाता है, तुगलक डायनेस्टी एक है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, सैयद डायनेस्टी के बारे में, और लोधी डायनेस्टी. ये 5 डायनेस्टीज जो थे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थे दिल्ली सल्तनत के रेन में, जो एक एक करके आते हैं और रूल करते हैं और अपना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं मिलिट्री, कल्चरल, इकोनॉमिक, सोशल वेलफेयर में. ये this essay delves into process and strategy employed by the dynasties and consolidated and expand their rule over the Indian. हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि कैसे वो लोग इंडिया में आते हैं, इंडिया को रूल करते हैं. जैसे कि फॉरेन का भी कुछ कंट्रीब्यूशंस रहता है, वो लोग फैक्ट्री को स्टैब्लिश करते हैं. तो ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस lecture. So let's start with the establishment of the Delhi Sultanate. Establishment of the Delhi Sultanate कैसे होता है? एक इंट्रो हम लोग दे दिए, अब establishment से स्टार्ट करें. The foundation of the Delhi Sultanate was laid by Qutb-ud-Din Aibak in 1206. तो दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन कौन ले किया था? कुतुब-उद-दीन ऐबक. ये कब ले किए थे? 1206 में. Who was a former slave of the Muhammad of Ghor. तो कुतुब-उद-दीन ऐबक जो थे वो पहले थे जो 1206 में दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन को फॉर्म करते हैं. और कुतुब-उद-दीन ऐबक कौन थे? ये मोहम्मद घोर के स्लेव थे. पहले स्लेव चलता था, जो पीपल होते थे, जो पुअर होते थे, या जो दूसरे कंट्री या दूसरे स्टेट के साथ फाइट होता था, मेनली दूसरे स्टेट्स के साथ जो फाइट होता था नेटिव स्टेट के साथ, और जो फार्मर्स हुए या जो लोकल पीपल हुए वो कैप्चर कर लिए जाते थे, उसके बाद उनको बेचा जाता था. तो वैसे ही ये खरीदे गए थे. ही वॉज अ स्लेव. कुतुब-उद-दीन ऐबक वॉज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद घोर. अपॉन मोहम्मद्स डेथ, मोहम्मद के डेथ के बाद ऐबक डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ सुल्तान ऑफ दिल्ली. ऐबक का डेथ हो जाता है, मोहम्मद का डेथ हो जाता है, और फिर ऐबक जो है वो अपने आप को सुल्तान ऑफ दिल्ली डिक्लेयर कर देते हैं. द अर्ली फेज ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल ओवर नॉर्दर्न इंडिया, स्पेशली द स्ट्रैटेजिक रीजन्स ऑफ द गैंगटिक प्लेन. हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत डिफरेंट रूलर्स के द्वारा रूल किया जाता है, बट जैसे ही ऐबक आते हैं तो वो सबसे पहले अपना कंट्रोल जो है वो नॉर्दर्न इंडिया में स्टैब्लिश कर लेते हैं, स्पेशली जो गैंगटिक प्लेन्स था उस एरिया में. क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन था वहाँ पर. क्योंकि पहले के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर था. ट्रेड भी स्टार्ट होता है, तो ट्रेड और एग्रीकल्चर दोनों के लिए आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए. So the fertility of the soil should be good for the agriculture purpose. तो इसीलिए गैंगटिक प्लेन को उन्होंने पहले कवर कर लिया. उसके बाद आता है मलमुक डायनेस्टी, जो 1206 to 1290 तक रूल करता है. कुतुब-उद-दीन ऐबक दो अ स्लेव टर्न जनरल demonstrated expectational, administered and military skill. His rule was marked by efforts to establish a stable administration and expanded territorial control. He initiated the construction of Qutub Minar in Delhi and symbolized the establishment of Muslim rule in India. तो मलमुक कुतुब-उद-दीन ऐबक के रूल को मलमुक डायनेस्टी भी कहा जाता है.
तो इनके बारे में यहाँ पर यह बताया गया है कि ये एक बहुत ही अच्छे इफ़िशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे, इनका स्किल्स बहुत अच्छा था, मिलिट्री स्किल्स बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी कर पाते हैं। ही इनिशिएटेड कंस्ट्रक्शन, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको एक इन जनरल भी जानना चाहिए कि कुतुब मीनार का जो इस्टेब्लिशमेंट था वो कौन करवाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ही करवाए थे। इन दिल्ली सिम्बलाइजेज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। और कुतुब मीनार जो दिल्ली में फॉर्म हुआ था, इसका सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है? मुस्लिम रूल इन इंडिया, ये इसका सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है। उसके बाद इल्तुतमिश आते हैं। ऐबक सक्सेसर इल्तुतमिश प्लेड अ क्रूशियल रोल इन कंसोलिडेशन इन द सल्तनत, रिकॉग्नाइज्ड बाय द अब्बासिद खलीफ इन द बगदाद। ही इनहांस द लेजिटिमेसी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ऐबक के बाद इल्तुतमिश आते। ही वॉज ऑल्सो वेरी इफिशियंट रूलर, वो भी एक बहुत अच्छे रूलर थे, और वो खलीफ इन बगदाद के रिकॉग्नाइज, मतलब उन लोगों के लेजिटिमेसी से दिल्ली सल्तनत में आके वो स्टार्ट कर देते रूल करना। इल्तुतमिश फोकस्ड ऑन सब्जुकेटिंग द राजपूत किंगडम। इल्तुतमिश का मेन फोकस क्या था? राजपूत किंगडम्स जहाँ भी थे ना, उसको सब्जुकेट करना, उसको फोकस करना, उसको कैप्चर करना, सिक्योरिंग द बाउंड्रीज एंड एस्टैब्लिशिंग अ नेटवर्क ऑफ फोर्स। His administrative reform included the introduction of Ikta system, which became a cornerstone of the Sultanate governance. इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी लाए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, बट इनका जो एक रिफॉर्म वो बहुत ज़्यादा याद रखा जाता है वो है इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम वॉज अ टाइप ऑफ अ टैक्स विच हैड टू बी पेड। ओके, तो ये जो था एक कॉर्नर स्टोन बन गया था सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के रेन में। इल्तुतमिश के बाद आती हैं रज़िया सुल्तान। आपको ज़्यादा पेजेस नहीं लिखना रहता है इग्नू के एग्जाम में, यू हैव टू स्टिक टू 5 पेजेस। इफ इट इज़ 20 मार्क्स क्वेश्चन, यू शुड एटलीस्ट राइट 5 पेजेस आंसर। तो आप छोटा छोटा कंसोलिडिफिकेशन एंड ये आता है, तो आप छोटा छोटा सबके बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। एक ही के बारे में आप लंबा इंट्रोडक्शन दिए, वो आपको मार्क्स फेच नहीं करेगा, बट आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है, क्योंकि जो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है, एग्जामिनी जो चेक कर रहा है आपका पेपर, उनको ये चीज़ लगना चाहिए कि नहीं, इनको सब चीज़ के बारे में नॉलेज है। तो ऐसा नहीं कि इल्तुतमिश के बारे में आपने बहुत कुछ लिख दिया उसके बाद आप नहीं लिख रहे हैं, तो आपको सबके बारे में लिखना है। रज़िया सुल्तान, जितने भी रूलर्स आए उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा। तो हम लोग देखते हैं रज़िया सुल्तान आती है। इल्तुतमिश डॉटर रज़िया सुल्तान वॉज एन एक्सेप्शनल इन द मेल डोमिनेटेड पॉलिटी। क्योंकि पहले के रेन में बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेशन था, पेट्रियार्की जो अभी भी हम लोग देखते हैं, तो उस समय भी था। तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रज़िया सुल्तान का आना एक बहुत ही एक्सेप्शनल वर्क था इन हर सेल्फ एंड एज अ होल फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। इनका रेंज जो था 1236 टू 1240 तक रहता है, 4 साल के लिए ये रूल करती हैं, एंड सो सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री एफर्ट्स टू सस्टेन द एम्पायर। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री एफर्ट्स किए एम्पायर को आगे बढ़ाने में। दो शी फेस्ड immense resistance from the mobility। इनके बहुत एफर्ट्स के बाद भी इनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, लोग नहीं चाहते थे कि ये रूल करे बिकॉज ऑफ द पेट्रियार्की सोसाइटी। उसके बाद हम लोग देखते हैं गियासुद्दीन बलबन आ जाते हैं। गियासुद्दीन बलबन, तो गियासुद्दीन बलबन जो है 1266 टू 1287 तक रूल करते हैं। ये एक अनदर नोटेबल रूलर थे ऑफ द मलमुग डायनेस्टी। strengthened the sultanate by implementing a centralized administration। बलबन ने क्या क्या किया? सबसे पहले ये जो लाए थे सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, इनके द्वारा लाया गया था, बलबन के द्वारा। हिज पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन वाज एम्ड एट सप्रेसिंग रेबेलियन एंड इंश्योरिंग द इंटरनल सिक्योरिटी। इनका जो दूसरा था थ्योरी, ब्लड एंड आयरन, पहला सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा ब्लड एंड आयरन, बलबन के द्वारा लाया गया। ये सब बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया था एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करने में। अगर आप जैसा कीजिएगा आप वैसा ही पाइएगा। इट वॉज अ ब्लड एंड आयरन theory he used to follow। Balban measures included strict law enforcement and intelligence network and a recognized military, which helped in consolidating the Sultanate and Sultanate authority। तो जो बलबन थे ना, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट मिलिट्री फॉर्मेशन किए थे, एक एज लिमिट कर दिए थे ताकि उस एज लिमिट तक ही रिक्रूटमेंट हो और लोग उस एज तक ही मिलिट्री में पार्टिसिपेट करें। एक स्टैम्प टाइप का था जो उस लोगों के टैटू टाइप का था जो बनाया जाता था, ताकि जब फाइट हो तो ये नहीं हो कि एनिमी वाला आके घुस के सारा बात सुन ले। तो बहुत सारा मिलिट्री में उन्होंने चेंजेस लाया, कंसोलिडिफिकेशन लाया और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने बहुत स्ट्रेंथन किया। खलजी डायनेस्टी आता है 1290 टू 1322। जलालुद्दीन खिलजी।
Khilji dynasty commenced with the Jalaluddin Khilji, who ascended the throne in 1290. तो जलालुद्दीन कब थ्रोन पे आते हैं 1290 पे, और ये जो थे एक बहुत लीनियंट अप्रोच अडॉप्ट करते थे, चाहे वो नोबेलिटी को लेके हो, कॉमन पीपल को लेके हो, सब चीज़ को लेके। वहीं पे पहले के रूलर्स को देखते हैं कि वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट थे अपने पॉलिसीज़ को लेके, बट जैसे ही खिलजी डायनेस्टी आता है, जलालुद्दीन आते हैं, ये बहुत लीनियंट पॉलिसीज़ जो है वो अडॉप्ट करते हैं नोबेलिटी और कॉमन पीपल को लेके, एमिंग फॉर स्टेबिलिटी थ्रू कंसिलेशन रादर दैन कोरिजन। ये चाहते थे कि एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मेंटेन हो पाए, ना कि तो एक शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा कोरिजन हो रहा था, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी थी, वो नहीं हो। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का बहुत ज़रूरत था उस समय एडमिनिस्ट्रेशन को। जलालुद्दीन के बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इज फ्रॉम 1296 to 1316, marked the peak of Khilji power. Alauddin expansionist policy led to the annexation of Gujarat, Malwa and the parts of the Deccan. अलाउद्दीन खिलजी के रेन में हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट जो एनेक्सेशंस होते हैं वो होते हैं, जैसे कि गुजरात को वो एनेक्स कर लेते हैं, मालवा को एनेक्स करते हैं, और कुछ डेकन पार्ट्स मीन्स सदर्न पार्ट्स को भी वो कुछ को वो कैप्चर कर पाते हैं। His military campaigns led by general like the Malik Kafur extended the Sultan influence for far south of एज मदुरई। इन्होंने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स किए, साउथ में मदुरई तक जाके इन्होंने अपना मिलिट्री एक्सपेंशन किया था। Alauddin implemented a significant administrative and economic reforms to consolidate his empire. He controlled प्राइस, रेगुलेटेड मार्केट एंड इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा किए थे। इनके एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या क्या आया था, पहले तो ये प्राइस रेगुलेशन करते, जितना भी प्राइस हाई था उसको वो एक फिक्स कर देता कि कोई शॉपकीपर था जो कुछ प्राइस में बेच रहा था, कुछ में बेच रहा था, तो नहीं, एक फिक्स प्राइस हो गया था कि आपको आटा, दाल, चावल इसी प्राइस में बेचना है, इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते। तो एक रेगुलेटेड मार्केट ये इस्टेब्लिश कर देते हैं, और हैवी टैक्सेस को भी ये इम्पोज करते हैं, इंक्लूडिंग द खर्च लैंड टैक्स। लैंड टैक्स को ये इम्पोज करते हैं। लैंड टैक्स इनके रेंज में क्या कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट है, खर्च। आप जब भी आंसर्स लिख रहे हैं ना, आपको लगता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लिखा है बिकॉज आई वॉज नोइंग दिस सो वेल, तो आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए विथ स्केल एंड पेंसिल नीटली, ताकि जब चेक हो रहा है आपका पेपर तो उनके आंखों में भी वो जाए कि अच्छा ही हैज़ अंडरलाइन, मीन्स ही नो समथिंग अबाउट दिस। तो एक ये ब्यूटिफाई करता है आपके आंसर को। हिज मेजर्स aimed to weaken the power and nobility and ensured a steady revenue stream for the state. इनका जो मेजर्स था पावर को, नोबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, इनका रेवेन्यू सिस्टम जो था वो और अच्छा हो पाए। तुगलक डायनेस्टी 1320 to 1414 में क्या क्या होता है। ज़ियाजुद्दीन तुगलक। द तुगलक डायनेस्टी began with the ज़ियाजुद्दीन तुगलक who focused on administrative efficiency and military पावर्स। तो ज़ियाजुद्दीन तुगलक जो थे ना वो मेनली फोकस कर रहे थे कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री पावर्स जो है वो कैसे रीस्टोर हो पाए, क्योंकि इनके पिछले रूलर के समय में हम लोग देखते हैं कि भले ही एक्सपेंशन हुआ था बट बहुत जगह पे वो लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, चेक एंड बैलेंस नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि वो लोग जो कैप्चर किए थे टेरिटरीज़ को लूज़ भी कर रहे थे। तो अब इनका ये मोटिव था कि हम लोग जो लूज़ किए हैं टेरिटरीज़ को वो लोग हम लोग रीस्टोर कर पाए। ही रीस्टोर द स्टेबिलिटी आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ खिलजीज एंड इनिशिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। और इन्होंने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स भी लाया। किन्होंने लाया इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स? ज़ियाजुद्दीन तुगलक ने। अब हम लोग करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। Ghiyasuddin's son Muhammad bin Tughlaq is remembered for his ambitious project and controversial decisions. He attempts to transfer the capital from Delhi to Devagiri, Daulatabad. तो ज़ियाजुद्दीन तुगलक जो थे ना वो इनके एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स के बारे में जाने जाते कि इनका एम्बिशंस तो बहुत अच्छा था ज़ियाजुद्दीन तुगलक का, बट वो कैसे इसको एग्जीक्यूट करते उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इन्होंने जो कैपिटल था दिल्ली में उसको देवागिरी में, दौलताबाद में ट्रांसफर कर देते हैं। इंट्रोडक्शन टोकन करेंसी एंड एक्सपैंडेड इन द सर्दर्न इंडिया मीट विद द mixed success while his campaign temporarily extended in the Sultanate reach. Administrative overreach and harsh taxation led to widespread discontent and rebellion. हम लोग क्या देखते हैं ना इनके रेन में कि ज़ियाजुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक जो थे ना एक बहुत अच्छे एफिशिएंट रूलर तो थे बट एक अच्छे एग्जीक्यूटर नहीं थे ये। इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, जैसे कि दिल्ली से दौलताबाद ले गए, तो पूरा कैपिटल को ले जाना आप समझते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें
मनी इन्वेस्ट होता है। इन्होंने टोकन करेंसी तो लाया, बट ये एक बहुत अच्छा था, बट क्या हुआ कि फिर पीछे से क्या हुआ कि स्टेट में सेम करेंसी जो था वो इंट्रोड्यूस हो गया, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा हाइक हो गया प्राइजेस में। वाइल दिस कैंपेन, कुछ समय तक तो इनका कैंपेन अच्छा चला, बट फिर धीरे धीरे जो था ना इनके लिए बहुत डिसकंटेंट आ गया, क्योंकि इनका ये अच्छे एग्जीक्यूटर नहीं थे। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आते हैं। फिरोज शाह तुगलक जो थे 1951 से 1988 तक फोकस करते ऑन इंटरनल कंसोलिडेशन एंड ही इम्प्लीमेंटेड वेलफेयर मेजर्स। डिफरेंट वेलफेयर मेजर्स जो थे वो ये इम्प्लीमेंट करते, इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स, रेंट हाउसेज, हॉस्पिटल। Firoz Shah reign was marked by attempt to restore stability through infrastructure development and more lenient administration. His policies, however, weakened central authority as he guaranteed extensive autonomy to local chief and nobles. And one मोर थिंग, आप कॉपी और पेन लेके रहें और आप लिखते रहें जो जो पीपीटी में लिखा हुआ है। अगर आप बस इतना ही आंसर लिख के आते हैं, यू आर गोइंग टू फेच वेरी गुड मार्क्स। तो इनके रेन में क्या होता है हम लोग ये देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के रेन में इन्होंने बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स को जो था वो इम्प्लीमेंट किया था, जैसे कि हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करना, रेंट हाउसेज, मतलब अगर कोई विजिट करने आता था बाहर से तो उनके लिए रेंट हाउसेज था। तो इनके रेन में वेलफेयर मेजर्स जो था वो बहुत कुछ था। ये अटेम्प्टेड टू रीस्टोर, इन्होंने भी रीस्टोर करने का बहुत कोशिश किया स्टेबिलिटी को। His policies, however, weakened central authority as he granted extensive autonomy to local chief and noble. सैयद डायनेस्टी, उसके बाद आता है सैयद डायनेस्टी जो 1414 से 1451 तक चलता है। फॉलोइंग द डिइंटीग्रेशन ऑफ द तुगलक एम्पायर, द सैयद डायनेस्टी स्ट्रगल टू मेंटेन कंट्रोल। सैयद डायनेस्टी जो था ना वो अपना कंट्रोल मेंटेन नहीं कर पाता है। दिस पीरियड सॉ इंक्रीज इन फ्रैगमेंटेशन ऑफ राइज ऑफ रीजनल पावर्स। सैयद डायनेस्टी तो आता है, बट इनके जो रूलर्स थे वो इतने अच्छे या इतने इफिशिएंट नहीं थे, इसलिए हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे जो था पॉलिटी में फ्रैगमेंटेशन हो गया, रीजनल पावर्स इमर्ज करने लगे। ऑफन कंसिडर्ड वीक रूलर, द सैयद्स को जो है ना हमेशा वीक रूलर्स कहा जाता है, क्योंकि इनके रेन में ही जो थे रीजनल पावर्स इमर्ज किए थे। faced constant challenges from both internal faction and external threat, leading to period of decline and instability। और इनके रेन में इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आता है। लोधी डायनेस्टी, बहलूल लोधी, द लोधी मार्क द लास्ट फेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत। लोधी डायनेस्टी जो है वो लास्ट फेज ऑफ दिल्ली सल्तनत है, और इसके पहले रूलर जो थे बहलूल लोधी थे। The Delhi Sultanate, Behlul Lodi, the founder, focused on regaining the territorial loss। इन्होंने बहुत कोशिश किया कि जितने भी टेरिटोरियल लॉसेस हुए हैं उसको ये रीगेन कर पाएँ, उस ट्रेन को ये रीगेन कर पाए, बट ये उसमें सक्सेस नहीं पाते। हिज एफर्ट्स इंक्लूडेड री एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल ओवर पंजाब एंड स्ट्रेंथनिंग द मिलिट्री। सिकंदर लोधी आते हैं उसके बाद लोधी डायनेस्टी में। सिकंदर लोधी एक्सपैंडेड द सल्तनत फर्दर इनटू बिहार एंड बंगाल। ये भी ट्राई करते हैं और इसमें कुछ हद तक ये सक्सेस भी होते हैं। बिहार बंगाल में ये अपना रेन को स्टैब्लिश कर पाते हैं। हिज रेन वॉज कैटेगराइज बाय एफर्ट्स टू प्रमोट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इनहांस द कलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो सिकंदर लोधी के रेन में मेनली जो एफर्ट्स किया गया था वो था एग्रीकल्चर में, क्योंकि ये जानते थे कि हम लोगों का मेन जो रेवेन्यू जनरेशन है वो एग्रीकल्चर से हो सकता है। तो इन्होंने एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कैसे बढ़े उस पर इन्होंने काम किया, जो और सब जो रूलर्स थे वो इस पर काम नहीं कर रहे थे। इन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन और मेंटेनेंस कैसे इफिशिएंटली रेवेन्यू कलेक्ट हो पाए इस पर भी इन्होंने काम किया, और लॉ और ऑर्डर जो स्टेट में मेंटेन होना चाहिए था उस पर इन्होंने काम किया। उसके बाद आते हैं इब्राहिम लोधी, द लास्ट रूलर ऑफ द इब्राहिम लोधी फेस्ड इंटरनल डिस्टेंट एक्सटर्नल थ्रेट्स नोटेबली फ्रॉम द इमर्जिंग मुगल पावर। तो इब्राहिम लोधी जब आते हैं उनको बहुत सारा मुगल पावर से फाइट करना पड़ता है, थ्रेट आता है अंडर द बाबर। His inability to manage the nobility and centralized power led to Sultanate defeat at the Battle of the Panipat in 1526। और दिल्ली का फेट खत्म हो जाता है 1526 में, जब बैटल ऑफ पानीपत में दिल्ली सल्तनत हार जाता है और मुगल पावर का राइज हो जाता है, पेविंग द वे फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर। तो लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत कौन थे? इब्राहिम लोधी। क्या क्या कैंपेन्स और एक्सपेंशन कैसे किया? कंसोलिडेशन तो आप समझ गए, अब एक्सपेंशन क्या क्या हुआ? मिलिट्री कैंपेन एंड एक्सपेंशन। द दिल्ली सल्तनत एक्सपेंशन इन्वॉल्व्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, स्ट्रैटेजिक मैरिजेस एंड अलायंसेस। दिल्ली सल्तनत कैसे कैसे एक्सपैंड किया? बहुत सारा मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, बहुत सारा मिलिट्री फाइट्स किया गया एक स्टेट का दूसरे स्टेट के द्वारा कैप्चर करने के लिए। मैरिजेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू बना था दिल्ली सल्तनत के एक्सपेंशन में।
दूसरे की स्टेट की डॉटर के साथ शादी करने से उनके स्टेट के कुछ टेरिटरीज को कैप्चर किया जाता था, मतलब ऐसे डाउरी लिया जाता था और अलायंस मेंटेन किया जाता था। तो एक मैरिज भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था दिल्ली सल्तनत के एक्सपेंशन में। द यूज़ ऑफ कैवलरी एंड एलिफेंट्स, हम लोग देखते हैं कि यूज़ ऑफ कैवलरी एंड एलिफेंट्स जो था वो इंक्रीज हो जाता है। अडॉप्शन ऑफ पर्सनेट मिलिट्री टेक्निक्स, पर्शियन का जो मिलिट्री टेक्निक्स था वो भी आ गया था इंडिया में अब, और वो भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था मिलिट्री कैंपेन्स में दिल्ली सल्तनत का। नॉर्दर्न इंडिया में कैसे एक्सपेंशन हुआ दिल्ली सल्तनत का वो देखते हैं। द अर्ली सल्तनत फोकस्ड ऑन subjugating the Rajput kingdom and consolidating control over the Gangetic plain. नॉर्थ इंडिया में हम लोग मेनली देखते हैं कि राजपूत किंगडम्स को कैसे कैप्चर किया जाए, इस पे फोकस किया जाता है सल्तनत्स के द्वारा, क्योंकि वो लोग जानते थे कि फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक एग्रीकल्चर के ग्रोथ के लिए। और फर्टिलिटी तभी रहेगा जहाँ पर रिवर्स गंगा है या ये नॉर्दर्न पार्ट में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी रिवर्स थी। तो इसीलिए गैंगेटिक प्लेन पे उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया। दिस इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ बैटल, बहुत सारे बैटल्स भी हुए। राजपूत जो थे वॉरियर्स थे वो भी बहुत अच्छे से लड़ते हैं। वेस्टर्न इंडिया में कैसे इन्होंने एक्सपेंशन किया? गुजरात एंड मालवा वर द सिग्निफिकेंट टारगेट फॉर एक्सपेंशन ड्यू टू देयर स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ दीज रीजन्स प्रोवाइडेड द सल्तनत विद एक्सेस टू ट्रेड रूट्स एंड वेल्थ। गुजरात मालवा जो था वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, वो बना क्योंकि गुजरात में पोर्ट्स है, ये हम लोग देखे हैं, तो ये इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि दूसरे जैसे कि पर्शियंस आए या दूसरे अरब्स आए, तो उन लोगों को आने के लिए क्या था, ट्रेड रूट्स के लिए क्या था, सीज था, ओवरसीज ट्रेड रूट से आते थे। तो ये जब जो पोर्ट के बगल में जो स्टेट्स थे ना वो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इसलिए उन्होंने ये स्टेट्स को भी कैप्चर किया। सर्दर्न इंडिया में हम लोग देखते हैं कि द डेक्कन कैंपेन अंडर द खलजीज एंड तुगलक एम टू एक्सटेंडिंग कंट्रोल ओवर द रिच सर्दर्न टेरिटरी। सर्दर्न टेरिटरीज जो थे ना वो काफ़ी रिच थे। These campaign marked by the fierce resistance from the local dynasties such as the Hoysala, Kaktiyas and the Vijayanagar Empire. उन्होंने बहुत दिल्ली सल्तनत ने बहुत प्रयास किया कि वो जो सर्दर्न इंडिया में डेक्कन कैंपेन करे और बहुत सारे टेरिटरीज को कैप्चर कर पाए, लेकिन इसको करने में वो उतना सफल नहीं हो पाते क्योंकि विजयनगर एम्पायर ये सब जो था ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पायर्स था, तो वो लोग इसको उतना करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक कंसोलिडेशन, द कंसोलिडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत रिक्वायर्ड इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। की एस्पेक्ट्स इंक्लूड इक्ता सिस्टम। हम लोग देखते हैं कि इक्ता सिस्टम जो था वो दिल्ली सल्तनत के द्वारा लाया जाता है, इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश। द इक्ता सिस्टम वाज फॉर्म्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन वेयर लैंड वाज ग्रांटेड टू नोबल्स एंड मिलिट्री कमांडर्स इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज। इक्ता सिस्टम में क्या था कि आपको सर्विस के बदले में आपको लैंड मिलेगा, आप जितना अच्छा काम करते थे उसके बदले उनको लैंड मिल जाता था। ये था इक्ता सिस्टम। दिस सिस्टम इंश्योर्ड द सल्तनत कंट्रोल ओवर डिस्टेंट रीजन्स एंड मेंटेन्ड अ स्टेडी फ्लो ऑफ रेवेन्यू। और उन लोगों को वो पार्ट मिल जाता था और उससे वो लोग इनकम जनरेट करते थे और फिर इनकम जनरेशन का भी कुछ पार्ट जो था वो जाता था स्टेट को। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या इन्होंने इफिशिएंट वर्क किया? इफिशिएंट रेवेन्यू कलेक्शन वाज क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग सल्तनत मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव apparatus, allowed in खिलजी economic reform including the price control and market regulation aim to stabilize economy and ensure the availability of resources. सबसे अच्छा काम जो रेवेन्यू कलेक्शन में किया गया था वो था खिलजीज के द्वारा। तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया। पहले क्या था, चावल दाल किसी भी दाम में बिकता था, बट इन्होंने एक प्राइस फिक्स कर दिया कि नहीं आपको इस दाम में इस चीज़ को इसी दाम में बेचना है। इससे मार्केट का रेगुलेशन हुआ, स्टेबलाइजेशन आया इकोनॉमी में। तो रेवेन्यू में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया था। अर्बनाइजेशन और ट्रेड कैसे हुआ? द सल्तनत पीरियड सॉ द ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर विच बिकेम हब ऑफ ट्रेड एंड कल्चर इन दिल्ली एज द कैपिटल, अट्रैक्टेड स्कॉलर्स, आर्टिशियंस एंड द ट्रेडर्स फ्रॉम अक्रॉस द इस्लामिक वर्ल्ड, लीडिंग टू फ्लरिशिंग आर्ट एंड लर्निंग। अर्बनाइजेशन और ट्रेड जो था वो इंक्रीज करता है दिल्ली सल्तनत के रेन में। हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट स्कॉलर्स, आर्टिशियंस और ट्रेडर्स आते हैं इस्लामिक वर्ल्ड से और यहाँ पे आके पढ़ते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी जो बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी था, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, बाहर से लोग आके पढ़ते थे। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस था उस समय इंडियन का।
इंडियन कल्चर का कल्चर सिंथेसिस द दिल्ली सल्तनत वाज अ पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट कल्चर सिंथेसिस मार्क्ड बाय अमेलगेशन ऑफ पर्शियन टर्किश इंडियन ट्रेडिशन एंड की एस्पेक्ट्स इंक्लूड्स। दिल्ली सल्तनत में हम लोग देखते हैं बहुत सारा कल्चर सिंथेसिस भी होता है। तो कल्चर सिंथेसिस में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आर्किटेक्चर के बारे में। द सल्तनत पीरियड विटनेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स लाइक द कुतुब मीनार, अलई दरवाजा and the Tughlaqabad fort. These structures combined Islamic architecture, element of local style, resulting in unique Indo-Islamic आर्किटेक्चर। सल्तनत पीरियड में हम लोग ये चीज़ देखते हैं, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत में मेनली मुस्लिम रूलर्स थे, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि उनके जो इस्लामिक कल्चर का जो ट्रेडिशंस था वो चीज़ हम लोग आर्किटेक्चर में देख पाते हैं। व्हेन यू गो टू ताजमहल आप देखिएगा कि बहुत सारे इस्लामिक फीचर्स भी आप देखिएगा। लैंग्वेज एंड लिटरेचर में क्या क्या काम किया गया। पर्शियन बिकेम द कोर्ट लैंग्वेज। कोर्ट लैंग्वेज क्या था दिल्ली सल्तनत का? पर्शियन, लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ एक्सटेंसिव लिटरेचर इन पर्शियन। क्योंकि पर्शियन कोर्ट लैंग्वेज था इसलिए पर्शियन में बहुत सारे लिटरेचर का प्रोडक्शन भी हम लोग देखते हैं। बहुत सारे हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं जो पर्शियन में लिखे हुए हैं। दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द इमर्जेंस ऑफ उर्दू एंड सिंक्रेटिक लैंग्वेजेस दैट कॉम्बाइन द एलिमेंट्स ऑफ पर्शियन, अरबिक एंड लोकल डायलेक्ट्स। बहुत सारे उर्दू सिंक्रेटिक्स भी देखते हैं, बहुत सारे पर्शियन, अरबिक, लोकल डायलेक्ट्स हम लोग देखते हैं इनके रेन में। रिलीजन एंड सोशल हार्मनी द सुल्तान adopted a policy of religious tolerance and maintain a social harmony in diverse society. Sufi saint like the Nizamuddin Aulia played a crucial role in promoting the syncretic religious practices and bridging the cultural गैप। रिलीजन एंड सोशल हार्मनी में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया गया, जैसे कि निज़ामुद्दीन औलिया जो थे वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं सेक्युलरिज्म में। कैसे एक ब्रिज कल्चरल जो था रिप्रेजेंटेशन हो पाया, जो ब्रिज हिंदू मुस्लिम में था उसको भी ये बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चाहते हैं कि उसको लोप किया जाए। चैलेंजेस एंड कंसोलिडेशन, क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पाया। द दिल्ली सल्तनत फेस न्यूमरस चैलेंजेस इन द कॉन्क्वेस्ट फॉर कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन, जैसे कि इंटरनल रिबेलियन हुआ, फ्रीक्वेंट अपराइजिंग बाय द रीजनल चेफ्स, क्राफ्टन्स, नोबिलिटी पोज्ड अ कांस्टेंट थ्रेट टू द सल्तनत स्टेबिलिटी। बहुत सारा रीजनल पॉलिटीज़ जो था वो इमर्ज कर रहा था, जिसके वजह से सल्तनत को मेंटेन करना, उसका स्टेबिलिटी मेंटेन करना बहुत हार्ड हो रहा था। और सल्तनत जो था वो हर जगह फैला हुआ था, तो आपको हर जगह नज़र रखना इज़ नॉट पॉसिबल। द डिसेंट्रलाइज नेचर ऑफ द इक्ता सिस्टम समटाइम्स लेड टू राइज ऑफ पावर एंड लोकल लीडर्स हु चैलेंज द सेंट्रल अथॉरिटी। इक्ता सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, क्योंकि आप किसी को सर्विस के बदले में लैंड दे रहे हैं और किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं, तो ये काफ़ी ही डिस्क्रिमिनेटरी था नेचर में। Mongol invasion भी होता है। The threat of Mongol invasion during the 13th and the 14th century required the Sultan to maintain a strong military presence in the northern western frontiers, diverting resources and focus from the other regions. तो Mongol invasions होता है 13-14 century में। हम लोग देखते हैं कि सुल्तान जो है एक strong military तो maintain कर पाते हैं, but Mongols जो थे वो लोगों का भी military बहुत strong था। वो लोग तो इससे क्या हो रहा था, एक रिफ्ट हो रहा था, लड़ाई हो रहा है कंटिन्यूस, मंगोल इन्वेजन, ये इन्वेजन, वो इन्वेजन, एक्सटर्नल इंटरनल, तो आपका जो मिलिट्री है वो वीक हो रहा है, लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है। इकोनॉमिक स्ट्रेन भी हम लोग देखते हैं। द एम्बिशियस प्रोजेक्ट एंड मिलिट्री कैंपेन स्पेशली अंडर द मोहम्मद बिन तुगलक स्ट्रेन द सुल्तनत इकोनॉमी, हार्श टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच लेड टू पेजेंट रिवोल्ट एंड इकोनॉमिक डिक्लाइन। रीजनल पावर्स कैसे गेन करते? द राइज ऑफ रीजनल पावर्स लाइक द विजयनगर एम्पायर इन द साउथ एंड द ब्राह्मणी सल्तनत इन द डेक्कन posed the significant challenges to the Sultanate territorial ambition. डिफरेंट रीजनल पावर्स राइज करते हैं, जैसे कि साउथ में विजयनगर एम्पायर, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनके कल्चर को जो है वो दिल्ली सल्तनत अफेक्ट करे, तो वो लोग रिवोल्ट करते हैं, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज होता है, और सिग्निफिकेंट चैलेंजेस जो है वो दिल्ली सल्तनत को फेस करना पड़ता है साउथ में भी। इन कंक्लूजन अगर आपको लिखना है तो ये ज़रूर लिखिए। द दिल्ली सल्तनत पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन वाज मार्क्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री एंड पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन and culture synthesis. Despite facing numerous challenges, the Sultan emerged and established a formidable empire to lay the foundation for subsequent political and cultural development in Indian subcontinent. हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होता है मिलिट्री का, पावर का,
इनोवेशन का, कल्चर सिंथेसिस होता है। बट डिस्पाइट ऑफ दीज थिंग्स सल्तनत जो है वो एक लंबे समय तक तो चलती है बट एक मेंटेन नहीं कर पाती है। क्यों हार जाती है? क्योंकि उनके जो सक्सेसर्स आते हैं वो वीक होते हैं, उनका फाउंडेशन जो था स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया, उतना बैलेंस नहीं कर पाए, चेक नहीं कर पाए। आप एक्सपेंशन तो किए बट आप उस रेंज में जाके बार बार चेक नहीं कर पाते थे। नोबेलिटी का भी बार बार हम लोग देखते हैं कि वो लोग राइज कर रहे थे। द लेगेसी ऑफ दिल्ली सल्तनत इज़ एविडेंट इन आर्किटेक्चर। हम लोग इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि दिल्ली सल्तनत एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और बहुत ही उसका लेगेसी जो है वो बहुत हाई था, क्योंकि हम लोग आर्किटेक्चर, मार्वल, लिंग्विस्टिक इवोल्यूशन और रिच tapestry of cultural interaction that continue to influence the regions of the history। अभी भी हम लोग देखते हैं कि उनका जो कल्चरल या आर्किटेक्चरल में हम लोग उनका कल्चर को इफेक्ट, जो कल्चर उन लोगों का रिच ट्रेडिशन था वो दिख पाता है हम लोगों को। तो दिल्ली सल्तनत का एविडेंट आर्किटेक्चर, मार्वल्स, लिंग्विस्टिक एवोल्यूशन एंड रिच टेपेस्ट्री ऑफ कल्चर इंट्रैक्शन को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम लोग यूनिट 2 जो है दिल्ली सल्तनत कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ख़त्म कर चुके हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे यूनिट 3 इवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, सुल्तान, नोबिलिटी एंड उलेमास। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।